डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों, हमारी उपज की स्थिति का पता खेत के मिट्टी से पता चलता है और इस मिट्टी का सेहत का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी जानकारी लेना पहले बहुत ही समस्या था और इस समस्या को दूर किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देकर। इस योजना के तहत हम पता करते हैं कैसे अपने मृदा के स्वास्थ्य को सुधारें, किन किन कमियों को दूर करें और अच्छा उपज लें। इसी चीज़ की जानकारी के लिए आज हमारी टीम पहुंची है फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश। बीमार मिट्टी के इलाज के लिए मोदी सरकार ने साल 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सौगात दी। इस योजना के तहत जांच के आधार पर किसानों को सुझाव दिया जाता है कि खेत के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी, साथ ही मिट्टी में किस पोषक तत्व की कितनी कमी है और कितनी दी जाए। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2025 तक 25 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं। देश भर में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। नमस्कार किसान भाइयों, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वस्थ धरा तो खेत हरा। स्वस्थ धरा तो खेत हरा, तो अगर हमारा स्वस्थ धरा है तो खेत हरा होगा, तो अगर हमारा स्वस्थ मिट्टी है तो हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। आज हम बात करेंगे अपने खेत की मिट्टी की, उसके स्वास्थ्य के और उसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों की, किस तरह से हम उसकी जांच करें और जो कमियां हैं उसको किस तरह से पूरा करें। और इसी चर्चा को जारी करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम SP सिंह है। मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर फिरोजाबाद के पद पर हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मिट्टी है ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इसका स्वस्थ होना हमारे उपज के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, मिट्टी की सेहत का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। ये सभी किसान भाइयों के लिए भी आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी हमारी जो है माता है, धरती माता, हम लोग पूजा भी करते हैं और मिट्टी की सेहत का ख्याल रखना, चाहे उसमें कोई प्रदूषण छोड़ने की बात हो, चाहे मिट्टी में क्या नाम की संतुलित खादों के प्रयोग की बात हो, चाहे कीटनाशकों के प्रयोग की बात है, और मिट्टी से की सेहत का ख्याल रखना हम सभी की जो है जिम्मेदारी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि क्या नाम की मिट्टी की हम सही तरीके से जांच करें। जांच करने के पश्चात जो है किसान भाइयों को ये बताएं कि किस तरीके से जो है मिट्टी में किस प्रकार की संतुलित खादों का प्रयोग करना है, रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना है और सही मात्रा में मिट्टी की भी हमें सेहत का ख्याल रखना है और सही मात्रा में उसकी सिंचाई भी करनी है। तो हमारा उद्देश्य ये है। अभी मैं जैसे कि वर्तमान में बताऊं तो कृषि विभाग के द्वारा मिट्टी की सेहत की जांच की जाती है। जनपद में 2 प्रयोगशालाएं इसके लिए स्थापित हैं और उन प्रयोगशालाओं के माध्यम से लगभग इस वर्ष में 18,000 नमूने किसान भाइयों के यहाँ से लिए गए हैं। उन 18,000 नमूनों का हमने जो है विश्लेषण किया हुआ है। हमने खरीफ में जो है 12,600 नमूने लिए हैं और रबी में जो है 5,400 जो है नमूने लिए हैं और इन सभी नमूनों का हमने विश्लेषण करा के किसान भाइयों को 12 पैरामीटर पे जांच की है। सबसे पहले हमने उनके जो है EC की जांच की है, pH की जांच की है और ऑर्गेनिक कार्बन जिसको बोलते हैं, जिसको जीवांश कार्बन बोलते हैं, उसकी जांच की है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन पोषक तत्वों जो क्या ना कि मुख्य पोषक तत्व इनकी जांच की है। जो द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में सल्फर आता है उसकी भी जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त बोरोन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, ये हमारे जो है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी हमने जांच की है और जांच करने के बाद में हमने ये बताया किसान भाइयों को कि उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रयोग किस तरीके से करना है। और ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान से इसकी शुरुआत की थी और उसका उद्देश्य यही कि किसान भाई मिट्टी की सेहत के बारे में जागरूक हो सकें। तो हमारा उद्देश्य है कि किसानों को सेहत के बारे में जो है जानकारी देना। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी जो है क्या नाम की गाँव में आयोजित किए जाते हैं।
किसानों को उस मिट्टी का जो कार्ड है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, उसके माध्यम से किसानों के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। हमारी धरा स्वस्थ होगी तो हमारा मन भी जो है हरा भरा रहेगा। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आगे हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, प्रेजेंट समय में जनपद फिरोजाबाद में जो हमारा एक ज़मीन का ओवरऑल जांच करके एक रिजल्ट आया है, तो लगभग 0.2 और 0.3 के लगभग हमारा ओसी ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं वो चल रहा है। तो जब तक हम लोग किसान भाई लोग इस ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी ज़मीन न तो प्रॉपर उससे हम लोग उत्पादन ले सकते हैं, और उत्पादन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता एक तो जो हमारा उत्पादन है वो भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन से ही पूरा ज़मीन का, हमारी मृदा का स्वास्थ्य एक तरह से शो होता है। तो कोशिश ये है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, हमारे कृषि विभाग के द्वारा, कि किसान भाइयों का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया जाए, और जो वास्तविक जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो वो पोषक तत्व मृदा परीक्षण के आधार पर ही तय किए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे हमारा जब भी खेत खाली होता है उस समय उसकी जांच अवश्य कराएं, और रबी कोशिश करें एक साल में कम से कम एक बार अवश्य कराएं, जिससे कि उसका ये आकलन हो जाएगा कि हमारी मृदा में किन पोषक तत्वों की कमी है और किन पोषक तत्वों की अधिकता है, जिससे कि हमारी ज़मीन या मृदा वो स्वस्थ रहेगी, और हमारे किसान भाइयों का जो अनायास पैसा या ज़्यादा मात्रा में जो खर्चा आ रहा है उसमें भी कमी आएगी। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब, बैठिए। और आगे हम जानेंगे हमारे किसान भाइयों से कि उन्हें इसकी कितनी जानकारी है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम? अमरनाथ शर्मा। अमरनाथ जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या मिट्टी की परीक्षण कराते हैं, तो कैसे कराते हैं? केवीके के माध्यम से, जैसे यहाँ पे मेला लगता है, गोष्ठी होती हैं, तो उसमें जानकारी दी जाती है मिट्टी की जांच के लिए, या बीज मिलता है हमको कोई वहाँ पे, तो उसके साथ में जैसे सरसों का बीज है, गेहूं का बीज है, उसके साथ में वो मिट्टी की जांच के लिए वो मंगाते हैं मिट्टी को, और वो बताते हैं कि इस तरह से 6 इंची नीचे और तिकोना टाइप का करके और मिट्टी को ऐसे करके लाओ, फिर वहाँ पे हम ले जाते हैं तो उसकी जांच भी होती है। जैसे कि ज़मीन में हमारी पीली पड़ रही है फसल, या कोई पोषक तत्व की कमी है, तो मिट्टी की जांच से क्या होता है कि उससे मालूम पड़ जाता है कि हमारी फसल में किस चीज़, खेती में और मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है। तो हम उसको फिर जब फसल करते हैं तो उसकी जांच के अनुसार उसमें हम पोषक तत्व, यानी कि जैसे खाद है और ये जो चीज़, उसी हिसाब से डालते हैं। हम सारी फसल को हम वैज्ञानिक तरीक़ों से ही कराते हैं, जैसे अपना केवीके, अपना हुसैनी है, और कृषि केंद्र है, अपना फिरोजाबाद है, कृषि उद्यान विभाग है, इनके जो गोष्ठी होती हैं जो बताते हैं, सरकार की सारी योजनाएं, उसके माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। और जैसे जांच में जो भी मिट्टी में कमी होती है या बताते हैं, वो उसी हिसाब से हम जैविक तत्वों का उसमें उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। आज के जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, वो वैज्ञानिकों के सलाह और उनसे दिए जाने वाली जानकारी को लेकर के अपनी खेती को करते हैं और इसका लाभ लेते हैं। अब हम जानेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आपका नाम? मैं डॉक्टर पृथ्वीपाल, मैं हार्टिकल्चरिस्ट वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बागवानी के लिए हमें मिट्टी किसी तरह से तैयार करनी है, और क्या फल विशेष हमें ये करना है, जैसे अगर हम आम करना चाहते हैं या आड़ू करना चाहते हैं, उसके लिए क्या हमें मिट्टी अलग अलग से तैयार करनी होती है? मिट्टी में सबसे बड़ा जो खेल है वो है कार्बनिक पदार्थ का। हम ज़मीन में चाहे जितनी रासायनिक खादें दे दें, लेकिन अगर ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी तो वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हमारी ज़मीन में कम से कम जो है 0.5 से 0.75 जो है होना चाहिए प्रतिशत ये जैविक कार्बन का। तो जो है जो फल हैं, चूँकि हार्टिकल्चर में हमारी सब्जियां भी आती हैं, हमारे फूल भी आते हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांटेशन और ये फलदार पौधे भी आते हैं। तो अगर हम फल और सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो चूँकि ये इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई नहीं होती हैं, तो इनकी जो मिट्टी की जांच है वो 15 सेंटीमीटर गहराई से हम सैंपल लेते हैं। लेकिन अगर हम और फलों में भी, जैसे हम पपीता, केला
और स्ट्रॉबेरी करने जा रहे हैं तो इनकी जड़ें भी उथली होती हैं, तो इनको भी हम ज़्यादा गहराई से सैंपल नहीं लेते। लेकिन अगर हम आम हुआ, अमरूद हुआ, आंवला हुआ, बेल हुआ, बेर हुआ, अगर इनका बाग लगाने जा रहे हैं तो इनकी जो सॉइल की जांच है, वो जो सैंपल लिया जाता है, वो चूँकि इनकी जड़ें गहरी जाती हैं, तो हमें करीब मान लीजिए कि 30 से 90 सेंटीमीटर गहरा सैंपल लेना चाहिए। उसको 3 पार्ट में डाल। पहला सैंपल जो है जो हम लेंगे वो 0 से 30 सेंटीमीटर, और दूसरा जो लेंगे वो 30 से 60 सेंटीमीटर, और तीसरा जो है वो लेंगे वो 60 से 90 सेंटीमीटर। और ऑर्गेनिक जो हमने कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बताया, वो हमारे विश्वविद्यालय से भी हम लोगों को एक योजना मिली हुई है। तो हमने 2 गांव में जो चूँकि आजकल ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पशुपालन तो करते हैं, लेकिन गोबर जो है वो सड़क के किनारे ढेर लगा देते हैं। बरसात में सारा पोषक तत्व उसका निकल जाता, बह जाता है, और जो खेत में डालते हैं वो बेकार किसी काम का नहीं रहता है। तो हम लोगों को उन दोनों गांव में घूरे तैयार करवाना है, और ज़मीन में जैविक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने का हमें भी टारगेट मिला हुआ है। हम 2 गांव में इस समय कार्यक्रम लगभग शुरू किए हैं, तो आगे हम देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को हम इस गोबर, जो पशुओं का गोबर है, उसको अच्छी तरह से तैयार करके गोबर की खाद हम ज़मीन में डलवाएँ और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएँ। बहुत अच्छा, बैठिए आप। हमारे साथ किसान भाई हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत पचौरी, गांव सैनी, जिला फिरोजाबाद। आप क्या मिट्टी की जांच करवाते हैं? जी सर, मैं मिट्टी की जांच करवाता हूं अपने अनुसंधान केंद्र पे, यहाँ पे हजरतपुर पे, यहाँ पे हमारे उसानी में ही है केवी के। और मिट्टी की जांच करवाने के बाद फिर जिन जिन पोषक तत्वों की, जैसे मेरे खेत में नाइट्रोजन की कमी है या फॉस्फोरस की कमी है या पोटास की कमी है, हमें डॉक्टर साहब फिर एक कार्ड बना के देते हैं। उसके ज़रिए से जैसे जिस पोषक तत्व की कमी होती है, हम उस पोषक तत्व को अपने खेतों में डालते हैं, जिससे कि हमारी खेत की पैदावार बढ़ती है, हमारी उर्वरक शक्ति मिट्टी की बढ़ती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। बहुत अच्छा, बैठिए। आगे हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह। रंजीत जी, आप किस तरह की खेती करते हैं? मिक्स खेती करते हैं। जैसे कि हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनता है, उसको हम, जैसे कि हमने जो बनवा लिया तो उसकी डेट कितनी है, कितने दिन तक वो चलेगा। हाँ, ये अभी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। और जो मृदा जो टेस्ट कराते हैं उसको कितने दिन बाद कराना चाहिए, हर मतलब जैसे गेहूं की खेती कर रहे हैं तो कितने दिन बाद कराना चाहिए, कितने दिन बाद मृदा का स्वास्थ्य चेक कराना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बैठिए आप। हमारे किसान बंधु का जानना है कि वो अगर खेती के लिए अगर कार्ड बनवाते हैं तो कार्ड की मान्यता कितने दिनों की है, और वो हर खेती से पहले कब और कैसे मिट्टी की जाँच करें? जी, दरअसल जब भी मिट्टी की जांच की जाती है तो फसल बुआई से पहले, जब खेत की तैयारी करते हैं उससे पहले हमें मिट्टी का नमूना लेना होता है। लेकिन जनरली हम लोगों को साल में एक बार, प्रत्येक वर्ष जब हमारे खेत खाली हो, कोई फसल खड़ी न हो, उस समय मृदा का नमूना लेना चाहिए। नमूना लेते समय बड़ा सावधानी बरतनी है किसान भाइयों को कि नमूना ऐसे ही लें जिससे कि कोई नमूने में कमी ना आए। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा कोई भी एक खेत का टुकड़ा है, उसमें से हम लगभग 5 जगह से नमूना लेते हैं, और उसके लिए मैट से बंड से 1 मीटर अंदर चारों कोने से लेते हैं और एक बीच में से, जिससे कि 5 नमूनों का मतलब ये है कि हमारी 5 जगह से मृदा का सैंपल का सभी में प्रतिनिधित्व हो जाए, और जब भी जांच आए तो प्रॉपर उसके पोषक तत्वों की उसमें सभी में जांच मतलब उसमें प्रतिनिधित्व रहे। बहुत सही डॉक्टर साहब ने जानकारी दी। आगे हमारे साथ और भी किसान हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वह मृदा का परीक्षण करके किस तरह से लाभ ले रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम? विजय कुमार शर्मा, मैं उसानी का। मैं दलहनी, आलू के बाद दलहनी फसल करता हूँ। मूंग है, उड़द है, मूंगफली है। क्या इसमें भी मिट्टी की जांच जरूरी है, और ज़रूरी है तो किस स्तर पर? दूसरी बात यह है कि इसमें कितनी खाद देनी चाहिए, कितनी मात्रा में खाद है, कितनी मात्रा में बीज देना चाहिए, जिससे डॉक्टर साहब से मेरा यही वो है कि इसमें ज़्यादा मिट्टी की कितनी जांच की ज़रूरी है, और जब फसल तैयार हो तो उसमें क्या क्या स्प्रे करानी चाहिए, कीटनाशी करानी चाहिए, क्या कराना चाहिए। ये मेरे डॉक्टर साहब से मेरा बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, किस तरह से मिट्टी की जाँच करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, कृषि विभाग के द्वारा 2 जगह मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।
एक दबरई पे, एक जसरानी में। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी मृदा की जांच होती है। वो चंबल फर्टिलाइज़र के माध्यम से निःशुल्क किसान भाइयों की जांच हो रही है और विगत 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और चंबल फर्टिलाइज़र ने लगभग 4,500 नमूनों की जाँच की है वो जनपद के विभिन्न ग्रामों में। तो कोशिश करें आप जाँच अवश्य करवाएँ। और चूँकि अभी उनका एक सवाल इसी में था कि कितना बीज, लगभग 1.5 से 2 केजी प्रति एक बीघा की दर से बीज का चयन करें और कोशिश करें कि नवीनतम प्रजातियों का, जैसे सिका है, विराट है, विशाल है, इन प्रजातियों का आप चयन करते हैं बीज का, तो ओबियसली उसमें लगभग 65 से 70 दिन में फसल पक के तैयार हो जाएगी और किसान को ये स्प्रिंग सीजन में एक अच्छा मुनाफा अर्जित होगा। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब, बैठिए। तो अभी हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं। हाँ, हमारे साथ एक महिला किसान है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या सवाल है। आपका नाम? मीना देवी। मैं हजरतपुर की रहने वाली हूँ। मैं खेतों में गेहूँ और सरसों लेती हूँ सर। उसके लिए मुझे मिट्टी की जांच कैसे करानी चाहिए और उसमें जीवामृत, धन जीवामृत कैसे यूज करना चाहिए सर? डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। देखिए, मिट्टी की जांच तो हमेशा कोशिश करें खाली खेत से ही नमूना लें। तो कोशिश करें किसान भाई के सभी, जब हमारा खेत खाली हो उस समय मिट्टी की जांच नमूना लेकर के उसकी अच्छी तरह से कहीं अच्छी जगह से जांच करवाएं, जिससे कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड आएगा तो उसमें ये पता लगेगा कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। अब रही बात घन जीवामृत और जीवामृत की, तो अभी कृषि विभाग के द्वारा 50 क्लस्टरों का चयन किया गया है पिछले वर्ष से और इसमें काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। जो नेचुरल फार्मिंग के तौर पर हमारा जनपद काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और किसान भाई लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जो जीवामृत है उससे हमारे जो ज़मीन में आजकल देख रहे हैं कि जो ज़मीन में रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा चलन हो रहा है, जिसकी वजह से जो उत्पादन है उसकी भी क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हो रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो काफ़ी नुकसानदायक है। दूसरा, हमारी मृदा के लिए भी अगर हम लोग घन जीवामृत या जीवामृत या 10 पर्णी अर्क या बहुत से ऐसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट हैं जिससे कि हम अगर अपने खेतों में इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी ज़मीन की दशा भी सुधरेगी और उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बैठिए। और आगे हमारे साथ किसान जुड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम आशीष राजौरिया है और मैं आलू की खेती करता हूँ। मैं एक सवाल है मेरा कि हर फसल के बाद हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए या 1-2 फसल छोड़कर कुछ टाइम के बाद अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए? बहुत सही सवाल आपने किया है, बैठिए। अभी आप इनका जो जानकारी है मैं वो लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान चाहते हैं कि वो हर खेती के बाद अपनी जांच करें या कैसे वो खेती करें? देखिए, एक बार जब किसान मिट्टी की जांच करा लेता है तो उसको जब सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाता है वो 3 साल के लिए उसका वैलिड होता है। तो बेसिकली जब किसान भाइयों के खेत से मिट्टी का नमूना लिया जाए उनको ये बताना चाहिए कि वो आगे जो है कौन कौन सी फसलों को जो है बोना चाहते हैं, ताकि उन सभी फसलों के जो रिकमेंडेड डोज है या मिट्टी में कौन कौन से जो है तत्वों की कमी निकली है उसके हिसाब से फसल में कौन कौन से उर्वरकों की या खाद की जो है संशोधित मात्रा होगी वो सारा उस कार्ड में मेंशन रहेगी। तो एक बार में जो है क्या नाम की मिट्टी का कार्ड है वो 3 वर्ष चलता है, तो इतने की आवश्यकता होती है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही जानकारी दी। बैठिए सर। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि बाग लगाया जाए तो उसकी मिट्टी की जांच किस किस तरीके से कराई जाए और कितनी गड्ढे से कराई जाए तो उसके पौधा लगे तो सफिशिएंट सही पौधा चले, उससे बढ़वार भी मिले, पैदावार भी उसकी उचित हो। बहुत सही सवाल, बैठ जाइए राजवीर जी। और इनका जो जानना है कि वो अपना बाग लगाना चाहते हैं तो बाग के लिए किस तरह का वो मिट्टी की जांच करें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसान जानना चाहता है कि वो अगर बाग लगाना चाहता है तो उसके लिए वो मिट्टी की जांच कैसे करे ताकि अच्छे पौधे लगे और अच्छे उनको फल मिले। जी, बाग के लिए जो है, बाग चूँकि पौधे छोटे, मध्यम और बड़े आकार के 3 तरह के पौधे बाग में होते हैं, तो अगर हम उसी हिसाब से जो है हम मिट्टी की जांच करवानी है तो मिट्टी की जांच के लिए जो है चूँकि इनकी जड़ें गहरी होती हैं तो हमें कम से कम 90 सेंटीमीटर तक की जांच होनी चाहिए। वो 3 स्तर पर होनी चाहिए कि पहला स्तर जो है 0 से 30 सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी की जांच, दूसरा स्तर
30 से 60 सेंटीमीटर गहराई और तीसरा जो है 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई का सैंपल जो है वो अलग अलग लेकर के और उसकी जांच करवाई जाती है। और जो मिट्टी की जांच के बाद जो है ये पौधे भी जो है ज़मीन के जैसे अगर कम क्षारीय है या नॉर्मल है मिट्टी है, जैसे जो नॉर्मल मिट्टी होती है उसका पीएच जो है वो 7 होता है और इससे नीचे जो होती है वो एसिडिक होती है, इससे ऊपर जो जाती है वो एल्कलाइन होती है। तो अगर 7 पीएच है तो अमरूद हुआ, आम हुआ, इस तरह के पौधे हम जामुन हुआ इनको लगा सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है 7 से 8.5 है 9 तक जो है हम आंवला, बेल इनकी और बेर इनके पौधे हम लगा सकते हैं। तो अगर ये हमारी मिट्टी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि उसकी पीएच ज़्यादा है तो हम इन पौधों का चयन करेंगे तो हमें पैदावार ठीक मिलेगी और हमारे पौधे अच्छे चलेंगे। डॉक्टर साहब, कार्बनिक पदार्थ को संतुलित बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान देना होता है? कार्बनिक पदार्थ को संतुलित बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है गोबर की खाद, क्योंकि इसी में जो है जीवांश कार्बन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो है हम बर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों में से जो भी उपलब्ध हो हमें पर्याप्त मात्रा में जब हम गड्ढा खुदाई करते हैं तो उस गड्ढे में हमको भरना चाहिए। गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद से गड्ढे को भर करके और उसमें रासायनिक खाद के रूप में हम सिंगल सुपर फास्फेट इसको मिला करके गड्ढे को भर करके और फिर उसके बाद एक बारिश होने के बाद तब हम पौधे की रोपाई करते हैं। तब इससे जो है पौधे का विकास शुरुआत में बहुत अच्छा होता है और आगे चल के अच्छा फल देता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए और आगे हम जानना चाहेंगे कि खनिज, आप डॉक्टर साहब एक बार हमें जानकारी देंगे कि हमें ये जानना है कि हम मिट्टी में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और उनमें ज़रूरी क्या क्या है खेती के लिए? देखिए, जो पौधों को आवश्यकता होती है वो 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो सर्वप्रमुख तत्व हैं जिनको हम प्राथमिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। ये 3 पोषक तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। ये बेसिकली पौधे का निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से जो है अवेलेबल भी होते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी में जो है सल्फ़र की आवश्यकता होती है। इसके बाद है बोरोन है, जिंक है, कॉपर है और मोलिब्डेनम है। इसके अलावा मैंगनीज है। तो इन पोषक तत्वों की जो सूक्ष्म पोषक तत्व इनकी आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए डॉक्टर साहब, आगे हम अपने किसानों से भी जानेंगे कि वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और मिट्टी की देखरेख कैसे कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मयंक पचौरी है। मयंक जी, आप खेती करते हैं? जी। किस तरह की खेती करते हैं आप? हम आलू की, गेहूं की फसलें करते हैं ज़्यादातर। आप अपनी मिट्टी की जांच किस तरह से करते हैं? हम अपनी मिट्टी की जांच के लिए ज़्यादा तो नहीं, हमारे पास यहाँ पे हजरतपुर में कृषि विज्ञान केंद्र है। हमें जैसे ही हमें लगता है कि हमारी मिट्टी फसल को अच्छी तरीके से पोषक तत्व नहीं दे पा रही है तो उसके लिए हम अपनी मिट्टी की जांच के मिट्टी को ले आकर सैंपल के तौर पे हजरतपुर केंद्र पर जाकर दिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हमारे साथ और भी किसान हैं। आपका नाम? मैं ऋषि दीक्षित। ऋषि जी, आप ये बताइए कि आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि ये जो तिलहन होती है उसमें मूंगफली आती है, तो उसके लिए क्या मिट्टी कैसे चेक करानी चाहिए? हमारे किसान जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि तिलहन के लिए, खास करके मूंगफली के लिए, क्या मिट्टी की जांच कैसे कराएं और उसको किस तरह से देखरेख करें? एक खेत से हमें कम से कम 5 जगह से नमूना लेना है और मैट से 1 मीटर अंदर जहाँ से नमूना लेंगे वहाँ कोई पेड़ वगैरह न खड़ा हो, कहीं भी घूरा वगैरह न पड़ा हो, जिससे कि नमूना में वो अंश उसका आ जाए। तो उसको जगह को साफ करके और वी आकार का ऐसा गड्ढा करेंगे 6 से 7 इंच का गहरा और एक परत उसकी ऊपर से नीचे तक लेंगे खुरपी की सहायता से। ऐसे ही हम 5 जगह से नमूना लेंगे और उसको फिर विधिवत रूप से मिलाएंगे। फिर लगभग हमारा आधा किलो मिट्टी हो जाएगी। तो फिर उसको अच्छी तरह से मिला करके आधे भाग को फेंक देंगे और आधा भाग बचा उसको ले करके उसको किसी कागज़ कपड़े की थैली में, उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, आपका विकास खंड, मोबाइल नंबर और खेत की पहचान, जब आपकी रिपोर्ट या रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जांच होकर के, तो उसमें जो मूंगफली की रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू सॉइल, जो आपकी मृदा है उसमें किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी क्या है, तो उसके हिसाब से उसकी रिकमेंडेशन आएगी और उसी हिसाब से आप उसमें
पोषक तत्वों का या रासायनिक खादों का चयन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आम बजट 2026-27 किसानों के लिए कितना लाभकारी है, आइए जानते हैं विशेषज्ञों और किसानों की राय। डॉक्टर साहब, 2026 का बजट जो है वो किसानों के लिए कितना लाभकारी है और उसमें क्या क्या ऐसे बिंदुएं हैं जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है? इसमें छोटे और मझोले किसानों का काफ़ी कोशिश की है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो उसी में जैसे मछली पालन के लिए 500 जलाशयों के लिए सरकार ने बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ जो काजू है और कोकोनट और चंदन के पौधों को बढ़ावा देने के लिए भी इस पर बजट का प्रावधान किया गया है। डेयरी एवं पोल्ट्री उत्पादन के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी मात्रा में बजट इसको बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। और जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी मछली पालन के लिए विशेष इसको दिया गया है बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ साथ जो एफपीओज़ हैं उनको पशुधन में विकास के लिए भी इसमें बजट दिया गया है। और जो दलहन और तिलहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। किसान भाइयों, आज के चर्चा में साफ यह उभर कर आया है कि हम अपनी खेती में अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिट्टी की जांच कराएंगे, उपयुक्त पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़रूरत है हम उतने ही इस्तेमाल करेंगे और अपनी खेती को खुशहाल बनाएंगे। तो उम्मीद है आज का चौपाल चर्चा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखते रहिए चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, और मुझे दीजिए इजाज़त।